लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। अब सभी पार्टियों ने छठे चरण में कमर कस ली है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में 162 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़ में वोटिंग होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। भारी संख्या में समर्थक भी जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद पूर्वांचल को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं और सीएम योगी भी जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। छठे चरण की 14 सीटों पर 162 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में पूर्व मंत्री मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह, जगदम्बिका पाल, दिनेश यादव, निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, लालजी वर्मा जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला मतदाताओं को करना है। 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो इस चरण की 9 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। वहीं 4 सीटों पर बसपा और 1 सीट पर सपा रही। हालांकि उपचुनाव में सपा को आजमगढ़ सीट गंवानी पड़ गई थी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुराग नेहटा जी जुड़ चुके हैं और साथ में साहिल दुहन जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक एक सीट का समीकरण समझने की हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटों पर अब तक मतदान हुआ है और कौन किस सीट पर आगे चल रहा है। मैं आप दोनों मेहमानों का स्वागत करना चाहूँगा। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। 5 चरणों का मतदान उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुका है और आपकी नज़र में क्या लगता है कि अभी तक किस पार्टी का दबदबा उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है? जी देखिए, जहाँ तक बात है पहले के 5 चरणों की, तो काफी इसमें से ज्यादातर सीटें या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी या मध्य उत्तर प्रदेश की थी जी। तो इन सीटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ तक देखा गया कुछ सीटों पे जो है सपा का पलड़ा भारी था। जैसे 6 से 7 सीटों पे सपा का पलड़ा भारी रहा है और बाकी सब सीटों पे भाजपा का पलड़ा भारी रहा है। और जहाँ तक छठे चरण की बात है तो आजमगढ़ जो है वहाँ पे सपा मजबूती से लड़ रही है और कांटे की टक्कर है और बाकी सीटों पे ज्यादातर सीटों पे फिर से भाजपा का पलड़ा भारी है। क्योंकि देखिए, मोदी जी और योगी जी इन दोनों की जो ये बोलो कि लोकप्रियता है, ये एक तरह के चुनाव जीत के ले जाती है भाजपा के लिए। एक तरह से जो वोटर है वो कैंडिडेट को वोट नहीं करता, ये वो मोदी और योगी को वोट करता है। जी साहिल जी, अगर हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में बीजेपी की इतनी मजबूत स्थिति नहीं रही है। पूर्वांचल में 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की बार समीकरण आपके हिसाब से क्या कहते हैं कि अब की बार बीजेपी पूर्वांचल को जीतने की कोशिश करेगी या पिछली बार की तरह ही वहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, पिछली बार यहाँ विपक्ष का जो सपा और बसपा का गठबंधन था उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था जी। 14 में से 5 सीटें उस गठबंधन ने जीती थी। 1 सीट उसमें से बाद में आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी के खाते में आई जब दिनेश लाल निरहुआ जीते। तो अब पिछली बार अभी मैं देख रहा था इन सीटों पर काफी सीटों पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहा था पिछली बार जब वो अकेले लड़ी थी। तो अगर वो वोट अब की बार सपा के साथ जुड़ता है और जैसे संविधान का जो मुद्दा चल रहा है उससे दलितों में एक ही मैसेज गया है कि अगर भाजपा आई तो क्या वो संविधान बदलेंगे, तो उसका वोट भी अगर बीएसपी का कुछ वोट छिटक कर अगर गठबंधन के खाते में आता है तो उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रह सकता है। हालांकि फिर भी ये भाजपा का पलड़ा ही कुछ भारी रहेगा। पिछली बार इसमें से 1 सीट मछली शहर तो सिर्फ 181 वोटों से जीती थी जो भाजपा के प्रत्याशी थे और कई सीटों पर जो शिवपाल यादव जी की जो पार्टी थी उन्होंने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, उसकी वजह से भी सपा को नुकसान हुआ था। और इस क्षेत्र में खासकर छोटी पार्टियों का बहुत प्रभाव रहता है, जैसे राजभर जी की पार्टी है, संजय निषाद जी की पार्टी है, तो उनको भाजपा ने अब की बार साधा है तो शायद उसका उनको कुछ फायदा मिले। और बाकी इस फेज में कुछ वीआईपी सीटें की अगर बात करें तो मेनका गांधी सुल्तानपुर से लड़ रही है। पिछली बार भी वो काफी कम मार्जिन से सिर्फ 15,000 से जीती थी और कांग्रेस को अलग लड़ते हुए
42,000 वोट मिले थे और राजा भैया की पार्टी को भी 32,000 वोट मिले थे इस क्षेत्र में जी। 2 सीटों पर प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, यहाँ पर राजा भैया का भी अच्छा खासा असर है और वो परोक्ष रूप से गठबंधन के समर्थन में आ गए हैं, जो इंडिया गठबंधन है, तो उसका फायदा भी शायद इनको मिले। जी। अनुराग जी, अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल में जो जौनपुर है, जौनपुर की सीट पिछली बार बीजेपी के खाते में नहीं रही, वहां पर बीएसपी के जो प्रत्याशी थे वो जीते, लेकिन अब की बार धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दिया है। तो धनंजय सिंह के समर्थन करने के बाद क्या मछली शहर पर भी इस बात का प्रभाव पड़ेगा? जी, धनंजय सिंह की जो धर्मपत्नी है वो तो पहले खुद जौनपुर से लड़ने वाली थी बसपा की टिकट पे, पर आखिरी समय पे उनका टिकट किसी तरह काट दिया गया या कुछ उन पे दबाव बनाया गया धनंजय सिंह जी पे, क्योंकि धनंजय सिंह जी खुद एमपी वहां रह चुके हैं और वो, लेकिन उसके बाद वो जेल भी जा चुके हैं। तो हो सकता है कुछ उन पे दबाव बनाया गया हो। तो अगर आप इस क्षेत्र की बात करते हैं पूर्वांचल की, तो यहाँ पे अगर आप आज के 6-7 साल पहले तक देखा जाए तो बसपा काफी अच्छा प्रदर्शन करती रही है इस क्षेत्र में खासकर, और जो है यहाँ पे एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा देखने को मिला है बसपा, सपा और भाजपा के बीच में। तो मैं साहिल जी की बात से यहाँ सहमत हूँ। अगर दलित का वोट थोड़ा सा बसपा से हटके और अगर सपा में अगर चला जाता है तो फिर सपा को यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है कुछ सीटों पे। लेकिन कहीं ना कहीं एक और भी ऐसी ये भी बात है कि जो गैर जाटव दलित है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक भाजपा के साथ भी जाता हुआ देखा गया है पिछले चुनावों में। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दलित वोट में भी अगर जो कुछ एक बंटवारा है तो कुछ दलित को जाएगा बसपा के पास फिर से जो जाटव दलित है, और जो नॉन जाटव दलित है उसमें से कुछ जो है वो सपा के पास और कुछ भाजपा के पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से फिर भी मैं यही कहूंगा कि इस बार भी भाजपा का ही पलड़ा भारी है और योगी जी की जो लोकप्रियता है वो काफी हद तक मतदाता को लुभाने में सफल रहते हैं वो। बिल्कुल साहिल जी, अगर देखा जाए पूर्वांचल में पिछली बार जो बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी वो कई सीटें थी, करीब 7 सीटों पर बीजेपी वहां पर हारी थी, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई उन सीटों में भी कुछ सीटें ऐसी थीं जहां पर काफ़ी कम मार्जिन से उसको जीत मिली थी। अगर हम संत कबीर नगर की बात करें तो वहां से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद हैं जो पिछली बार मामूली वोटों के अंतर से जीते थे। अब की बार भी बीजेपी की तरफ से गठबंधन में वही चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब की बार क्या समीकरण कहते हैं उस सीट के? देखिए, अब की बार संत कबीर नगर पर दोनों ही पार्टियों ने निषाद उम्मीदवार दिया है। पिछली बार संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद 36,000 वोटों से जीते थे और कांग्रेस को 1,29,000 वोट मिले थे और कुछ न कुछ दलित का वोट हमेशा कांग्रेस के साथ मुश्किल हालात में भी रहा है। तो इस सीट पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला होगा, बट क्योंकि संजय निषाद अब भाजपा के साथ हैं तो मेरे ख्याल से उनको ही थोड़ा एज इस सीट पर रहना चाहिए, बट मार्जिन मुझे लग रहा है बहुत ही कम होगा। अनुराग जी, एक सीट है भदोई, वहां पर टीएमसी का भी गठबंधन है, तो टीएमसी का प्रत्याशी उस सीट पर चुनाव लड़ रहा है, तो एक अकेली सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार को उतारा गया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वहां पर जो विपक्ष है वो कमजोर स्थिति में था तो इसलिए वो सीट टीएमसी को दे दी? हालांकि आज अखिलेश यादव ने खुद उनके समर्थन में वहां पर जनसभाएं भी की हैं और चुनावी प्रचार भी किया है, मतलब जनता को साधने की कोशिश की गई है। जी देखिए, ये जो सीट है इसमें सिर्फ एक सीट ऐसी है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे टीएमसी चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो ये सीट जो है ये बात जरूर है कि इसमें जो है गठबंधन कमजोर स्थिति में है और भाजपा मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी पिछली बार की तरह एक तरफा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। इस बार कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और जैसे इस सीट पे भी पिछली बार भी कांग्रेस जब अकेली लड़ी थी तो भी कांग्रेस को भी काफी वोट यहाँ पे मिले थे। तो ये वोट अगर ट्रांसफर होता है टीएमसी के कैंडिडेट को सपा और
कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला ये भाजपा के लिए साबित हो सकता है। बिल्कुल अनुराग जी, और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल और दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि कांग्रेस को भी फिलहाल अपनी ही पार्टी समझ के चलें, तो कांग्रेस के चुनावी कार्यालयों में भी समाजवादी टोपी दिखाई दे रही है। मतलब पूरी तरीके से उनकी जनसभाएं हों या रैलियां हों, कांग्रेस की हर रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो सपोर्टर हैं वो जी तोड़ मेहनत करके वहां पर पहुंच रहे हैं। तो अब की बार क्या लगता है, 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई थी, तो अब की बार जनता के सर पर इनका परवान चढ़ पाएगा? जी देखिए, 2017 से की तुलना में अगर बात की जाए तो काफी हद तक इस बार एक अच्छी स्थिति में, काफी इस बार जो है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में, लीडरशिप में समन्वय नजर आ रहा है। साथ में राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने साथ में भी काफी सारी रैलियां की है काफी अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस बार जो है ये मुझे लगता है कि जरूर एक दूसरे के में वोट ट्रांसफर होगा। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो जो बिहार में जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस का जो तालमेल है, काफी अच्छा तालमेल है, उसी तरीके का इस बार यूपी में इन दोनों पार्टियों के बीच में तालमेल नजर आ रहा है। और वोट ट्रांसफर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वोट ट्रांसफर में कामयाबी मिल सकती है इन दोनों पार्टियों को। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दोनों के वोट प्रतिशत मिला दिए जाए, उसके बाद भी क्या ये लोग भाजपा को हरा सकते हैं? क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जिसमें पिछली बार भाजपा को 50% से भी ज्यादा वोट मिला था जी। बसपा और सपा गठबंधन के बावजूद तो 50% से भी ज्यादा अगर वोट भाजपा का है, तो अगर सपा और कांग्रेस का वोट मिला दिया जाए तो भी करीब करीब ये 22 से 23% ही बनता है। तो काफी अंतर है, काफी गैप है जिसको इन दोनों पार्टियों को मिलकर पूरा करना है। तो ये कहीं ना कहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा का पलड़ा फिर भी भारी है। इस बार जरूर चुनाव जो है ये एक तरफा नहीं है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल साहिल जी, अगर हम 2019 की बात करते हैं, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, अगर हम चरणों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी ने हर चरण में 1-2 सीट ही छोड़ी होगी, सभी की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। अगर हम 5वें चरण की बात करें तो उसमें से 13 सीटों पर चुनाव हुए तो 12 बीजेपी ने जीती। लेकिन अब की बार समीकरण क्या कहते हैं, वो पुराना प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाएगी या काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सामने खड़ी कर रही हैं? देखिए, अब की बार जमीन पर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है विपक्ष से ज्यादा। महंगाई और बेरोजगारी एक काफी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। पिछली बार जिस प्रकार से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, राष्ट्रवाद का माहौल था, वो माहौल अब की बार नहीं बन पा रहा, बल्कि स्थानीय समीकरण और जातियों पर चुनाव हो रहा है। और आरएसएस का वर्कर भी शायद इस बार उस तरह से बाहर नहीं आ रहा। अभी जेपी नड्डा जी ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब हम जीतने में सक्षम नहीं थे, हमें आरएसएस की जरूरत थी, अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भाजपा और आरएसएस का आपस में समन्वय अच्छा नहीं हो पा रहा है? और अगर आरएसएस ने उस प्रकार से भाजपा का प्रचार नहीं किया तो उसका भी उनको डेफिनेटली नुकसान होने जा रहा है। बट जिस तरह से योगी जी की पॉपुलैरिटी है और मोदी जी की भी पॉपुलैरिटी है, क्या वो अब की बार भी इनकी नैया पार लगा पाएगी? मुझे लगता है कि भाजपा को अब की बार उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ सीटों का तो डेफिनेटली नुकसान होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से जयपुर में, इलाहाबाद में उनकी रैली को जन समर्थन मिला, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह चार्ज अप थी और वो अपने आप लाए गए लोग थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको पैसे देकर लाया गया हो, अपने आप आई हुई भीड़ थी और काफी जोशीली भीड़ थी। तो क्या वो वोट में ट्रांसलेट हो पाएगा? तो इंडिया गठबंधन क्या सरप्राइजिंग रिजल्ट दे पाएगी अब की बार? अब की बार काफी रोचक मुकाबला डेफिनेटली होने जा रहा है। जी बिल्कुल। अनुराग जी, अभी साहिल जी ने जेपी नड्डा की बात कही, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि जब बीजेपी सक्षम नहीं थी तो आरएसएस की हम सपोर्ट में थे, संघ के द्वारा हमारी पार्टी चलाई जा रही थी, लेकिन अब हम अपने आप में मजबूत हैं तो बीजेपी खुद वो सारे काम कर सकती हैं। तो इस बात का क्या फर्क नहीं पड़ता? क्या आपको लगता है कि अभी उनका संघ बीजेपी के साथ एक्टिव नहीं है? जी देखिए, संघ हमेशा से ही भाजपा को काफी सहयोग करता रहा है और
जो संघ के जो आप कहो कि प्रचारक थे या जो कैडर था, वो जो है वो कड़ी धूप में भी घर घर जाके चुनाव प्रचार करता रहा है और ये सालों से करता रहा है। बिल्कुल। तो अगर जेपी नड्डा जी ये कह रहे हैं कि आरएसएस की उनको अब जरूरत नहीं है या अब वो खुद ही चुनाव जीतने में सक्षम है भाजपा जी, तो ये मैं समझूंगा कि संघ की कहीं ना कहीं एक तरह से संघ की ये बेइज्जती भी है और असम्मान है संघ के लोगों के प्रति, जिसने इतने सालों तक भाजपा को जिताया, वो बहुत सारे राज्यों में जिताया, काफी जो पिछले चुनाव में भी जिताया, पिछले के पिछले चुनाव में भी जिताया, भाजपा को वाजपेयी के समय भी जिताया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। अगर आप पहले भी अगर आप देखिए, अगर आज से 3 से 4 साल पहले भी अगर आप देखिएगा तो मोहन भागवत जी जो है वो काफी हद तक ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो मोदी जी की जो विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं ये आपसी मतभेद दिखाई देने लगा है। हो सकता है कि ये आपसी मतभेद की वजह से भी भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और साहिल जी, अब जितनी भी पार्टियां हैं और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो बड़े लेवल पर नेता हैं, वो जनता के बीच में जाकर जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश करने से लगे हुए हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आपको 5 किलो राशन दे रही है, हम अपनी सरकार आने पर आपको 10 किलो राशन देंगे। अब एक तरफ प्रियंका गांधी कहती हैं कि इस राशन से युवाओं का भला नहीं होने वाला। जी देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो बनाया काफी अच्छा उन्होंने मैनिफेस्टो आम आदमी के लिए बनाने की कोशिश की, बट ये मुद्दा उनसे छूट गया। और मेरे ख्याल से जब वो प्रचार के लिए जमीन पर उतरे तो कुछ चरणों बाद उनको समझ आया कि इस मुद्दे का भी जो 5 किलो अनाज मोदी जी की तरफ से बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा असर हो रहा है जमीन पर भाजपा के लिए। तो इसकी काट के तौर पर उन्होंने 10 किलो अनाज की घोषणा की खड़गे जी ने, बट मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी उस तरीके से इसको बुना पा रही है या ये मैसेज वैसे गरीबों तक जा रहा है। वो अब भी इस बात के लिए काफी मोदी जी को वोट मिल रहे हैं कि भाई ये आदमी हमें अनाज दे रहा है। भले ही वो योजना पहले कांग्रेस लेके आई थी फूड सिक्योरिटी एक्ट से, बट उस बात का वो प्रचार नहीं कर पाए और मोदी जी ने बहुत अच्छे से इस योजना को डेफिनेटली डिलीवर किया और उसका डिविडेंड उनको आज भी मिल रहा है। कोरोना के टाइम में योजना शुरू हुई और इस चुनाव से पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले 5 साल तक ये योजना जारी रहेगी जी। तो उनको भी इस योजना का लाभ समझ में आ रहा है और कांग्रेस इसमें डेफिनेटली बैकफुट पे है। बिल्कुल। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता ने राशन और शासन को जमकर सपोर्ट किया और योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। क्या उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा से यहाँ से बीजेपी को जिताकर मदद करेगी या नहीं? जी, अगर आप देखिए तो जो राज्य का चुनाव होता है विधानसभा का और जो लोकसभा का चुनाव होता है वो उसके मुद्दे काफी हद तक अलग होते हैं। अगर आप राज्य में देखें तो एक तरफ जहाँ योगी जी के शासन में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है वो काफी बेहतर हुई है और जो अखिलेश जी की जो सरकार है वो इसलिए बदनाम रहती थी क्योंकि उसमें जो कानून व्यवस्था है वो काफी चरमरा जाती थी और गुंडाई काफी हद तक होती थी। तो इस कारण भी जो है योगी जी काफी हद तक योगी जी को लोगों ने पसंद किया और वोट किया विधानसभा में। लेकिन ये जो है ये लोकसभा का चुनाव है। अब यहाँ पे मुद्दे अलग हैं। यहाँ पे मुद्दे हैं कि जहाँ तक बेरोजगारी, महंगाई और इसके अलावा जो संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है, इस तरीके के जो मुद्दे हैं ये जो इंडिया अलायंस ने सामने लाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में भले ही योगी जी को बहुत भारी अच्छा बहुमत मिला था, लेकिन जो ये लोकसभा के चुनाव है इसमें इस तरीके का इनको समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है ये देखने वाली बात होगी और ये तो नतीजे ही बताएंगे। धन्यवाद करना चाहूँगा आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। तो
5 चरणों का चुनाव देश भर में संपन्न हो चुका है और अब छठे चरण के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और अपनी रैलियों में जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आज आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की रैली हुई, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और जनता का भी प्यार देखने को मिला और वो बड़ी भीड़ वहां पर दिखाई दी जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।